नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज हम बात करेंगे मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों के बारे में, जिनमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया मुख्य हैं। मलेरिया बरसात में होने वाली आम लेकिन गंभीर संक्रामक बीमारी है जो जल जमाव से पैदा होने वाले मच्छरों के काटने से होती है। ये रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से फैलता है, लेकिन डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाले इस रोग का प्रभाव मरीज के पूरे शरीर और जोड़ों पर पड़ता है, जिससे तेज दर्द होता है। चिकनगुनिया की बात करेंगे, जो भी मच्छरों के फैलने से फैलता है, मच्छरों के काटने से फैलता है, जिसका संक्रमण मरीज के शरीर के जोड़ों पर भी होता है और जोड़ों में तेज दर्द होता है। इससे बचने के लिए जल जमाव से बचना है, ताकि उसमें पनपने वाले मच्छर बीमारी ना फैलाएं। और अगर आपके इलाके में भी मच्छरों की भरमार है और आपको बुखार है, तो आप भी सावधान हो जाएं कि कहीं आप भी डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया के शिकार तो नहीं है। और अगर आपके मन में भी इन बीमारियों से जुड़े सवाल हैं, तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुरिंदर एस ग्रेवाल, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट पंजाब मेडिकल काउंसिल एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास हम चलेंगे, उनसे जानेंगे कि जो तीनों अलग अलग प्रकार के बुखार हैं, ये कैसे होते हैं। मच्छरों के काटने से कौन सा बुखार जो है वो मलेरिया हो सकता है, कौन सा बुखार डेंगू हो सकता है, या कौन सा बुखार चिकनगुनिया हो सकता है। ये तमाम वो बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से होती है, और खासकर बरसात के दिनों में तो ये ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब आप देखते हैं कि बरसात के दिनों में जो मच्छर हमें काटते हैं, उनका जहर ज्यादा शरीर में फैलता है, तब हमें इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं जो मच्छरों के काटने से फैलती हैं। बरसात के दिनों में बहुत जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तब भी मच्छर पनपते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं जो मच्छरों के काटने से होती बीमारी, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और अगर आपके मन में भी सवाल है, तो आप हमारे जो नंबर है टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए, उनके ऊपर कॉल करके आप भी अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। डॉक्टर साहब से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू शमशेर जी, थैंक यू शमशेर जी। डॉक्टर साहब, आज जो तीन बुखार हैं कॉमन, जो अक्सर मच्छरों के काटने से होते हैं, मलेरिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया, आपसे जानना चाहेंगे कि इनको लेकर लोगों में कोई भ्रम है, वो कैसे दूर हो कि ये मलेरिया हो सकता है, ये चिकनगुनिया हो सकता है, या फिर ये डेंगू हो सकता है। देखिए जी, जो इनमें से चिकनगुनिया और जो डेंगू है, ये हम्म। तो वायरस होते हैं। जी। ये दोनों वायरस से होते हैं। हम्म। और जो मलेरिया है वो एक पैरासाइट होता है। हम्म। और मलेरिया का मच्छर अलहदा होता है, हम्म। और चिकनगुनिया और डेंगू का मच्छर अलहदा होता है। हम्म। डेंगू का मच्छर तो दिन में काटता है, जी। और जो मलेरिया का मच्छर वो किसी टाइम भी काट सकता है। हम्म। उसमें भी दो किस्म का होता है, एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, एक प्लाज्मोडियम फैल्सीवैरम होता है। जी। जो वाइवैक्स होता है, पहले मच्छर की बात कर लेते हैं, हम्म। मलेरिया की। हम्म। इसमें हमारे जो एवरेज होता है साल में कोई 2 लाख, 2 मिलियन कह सकते हैं, 20 लाख बंदा इन्फेक्ट हो जाता है इसमें, मलेरिया से। जी। और जो चिकनगुनिया, वो उसका वायरस जो हमारे से इंडिया की जो फिगर्स है, हम्म। वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होता। हम्म। और चिकनगुनिया का जो वायरस है, ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, ये अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आज मेरे को बुखार हुआ है, हम्म। मेरे को बुखार होगा, जोड़ों में दर्द होगी बहुत ज्यादा। और इसमें सिर्फ मेरे को बुखार की गोली, जो सादी गोली हम खाते हैं जिसको पैरासीटामोल कहते हैं, हम्म। वो पैरासीटामोल की गोली 2-3 दिन में लेता रहूँ, 2 से 5 दिन में ये खत्म हो जाता है। इसका कोई स्पेशल इलाज नहीं है। जी। जहां तक रहा ये मलेरिया, हम्म। इसका बुखार बहुत तेज होता है। हम्म। इंसान को सर्दी भी लगती है, हम्म। उल्टी भी आती है, पेट में दर्द भी होती है। हम्म। जिनको होता वाइवैक्स का काटा हुआ है, हम्म। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादा वाइवैक्स का होता है। जी। लेकिन इसका जो दूसरा होता है, फैसीपारम, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होता है, असम की साइड पे होता है, हम्म। उससे वो दिमाग को होता है, हम्म। वो दिमाग को करता है। लेकिन ये सब, ये टाइम पर इलाज हो, तो ये सब तीनों जो बीमारी हैं बिल्कुल इलाज होने वाली बीमारी है। हम्म। लेकिन आज के दिन जब हम देश कोरोना में घिरा हुआ है, हम्म। वो भी एक वायरस है, ये भी वायरस है। जी। इसमें से कोरोना में भी आपको ऐसी ही तकलीफ होती है जैसे इसमें होती है, हम्म। कि आपको बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हम्म। सर्दी लगती है, ऐसे होता है। जी। और चिकनगुनिया के मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और इसके 29 टाइप के वायरस हैं। हम्म।
इसकी भी कोरोना जैसे अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, 2006 में इसको आइडेंटिफाई किया था, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, तो इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज है जी। और जहाँ तक रहा मलेरिया की वैक्सीन कोई नहीं है, उसका भी सिर्फ जब डायग्नोज हो जाए आपको तो उसका भी सिर्फ इलाज ही है, गोली खाने से आगे मच्छर काट देगा तो फिर भी काटेगा। बाकी रही डेंगू की प्रॉब्लम, डेंगू भी एक वायरस है, इसकी 5 किस्में हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4 जी। लेकिन जो इसका सिस्टम है इसमें आपको कोरोना वायरस जैसे ख्याल रखने पड़ते हैं, हाथ धोने पड़ते हैं, पेशेंट की सैनिटेशन पूरी रखनी पड़ती है। उसका भी पहले कुछ समय में जो बुखार चढ़ता है, पेट में दर्द होती है, बॉडी एक्स होती है, लाइक एनी अदर वायरस फीवर, तो उसमें इसको भी आपको ज्यादा खूब हाइड्रेशन रखनी पड़ती है बॉडी की, और पेन किलर जिसमें पैरासिटामोल सबसे ज्यादा सेफेस्ट होती है, और इसमें कोई किसी दवाई का कोई रोल नहीं होता। ये इन बातों की सारी है, कोई शॉर्ट में जो आम जनता सही है, हमारे डेंगू के ऑलमोस्ट 5 लाख आदमी हर साल इसमें अफेक्ट होता है, और ये बड़ी कहने की बात है, इसमें गरीब ही मार खाता तीनों बीमारियों में। जहाँ सफाई नहीं होती, पानी खड़ा रह जाता है, जिनके कूलर लगे होते हैं, अब कूलर का टाइम चला गया, बारिश आ गई है, कूलर में पानी खा रहा है और मच्छर का वहाँ पे प्रस्थान हो गया, वो आ गया, तो वो एक खतरे की घंटी होती है। लोगों को इसका बहुत विचार रखना चाहिए कि जहाँ पे कूलर हो, अगर यही यूज करते तो नीचे से सारा ड्राई होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इन तीनों में से अगर खतरनाक स्तर की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा घातक कौन सा होता है? कौन सा बुखार ज्यादा खतरनाक हो सकता है? या फिर अगर इनका बहुत ज्यादा शरीर पर संक्रमण बढ़ जाए तो ये तीनों खतरनाक हो सकते हैं? इनमें से सबसे खतरनाक डेंगू है। डेंगू में डेंगू 4 होता है, जिसको डेंगू हेमरेजिक डेंगू कहते हैं। उसमें ब्लीडिंग इंसान को इतनी हो जाती है कि वो जानलेवा हो सकता है। इसी कारण डेंगू में आजकल हमारे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं सीजन में, ना कि चिकनगुनिया से या मलेरिया से। इनका तो टाइम से पता चल जाता है और टाइम से इसका इलाज भी हो जाता है, लेकिन जिसको वो डेंगू हेमरेजिक डेंगू हो गया उसके लिए काफी नुकसान होता है। और इसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं, जिसको सेल कहते हैं सेल कम हो गए। आम लोगों में यही होता है कि इसके सेल कम हो गए थे, तो प्लेटलेट कम होने के साथ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बॉडी में, और ब्लीडिंग जब बॉडी में हो जाती है तो फिर उसको टाइम से अगर आपने कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ना लगाए तो वो जानलेवा साबित होता है। डेंगू के जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, प्राथमिक तौर पर क्या उपचार कर सकते हैं? जैसे कि देखिए, मलेरिया को लेकर आपने कहा या चिकनगुनिया को लेकर का इतना खतरनाक नहीं है, तो हम उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाकर इलाज करा सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तब भी। लेकिन डेंगू की बात हम करें, वो ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको लेकर प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है? और फिर डॉक्टर तक हम पहुँचे तो फिर किस तरीके से, कितने समय में पहुँच सकते हैं, ताकि अपनी जान की भी हम परवाह करते हुए अपनी जान भी बचा सकें या मरीज की जान बचा सकें और आगे भी इसका खतरा कम हो सके? शमशेर जी, इन तीनों का इलाज है क्या कि आप मच्छर से बच के रहो। मच्छर अगर आपके सबसे ज्यादा आपके जहाँ पे भी रहते हो, एक कमरे का घर है या छोटा घर है, कोई भी है, वहाँ पे सफाई इतनी होनी चाहिए कि मच्छर आपके नजदीक ना आ सके। मच्छर को दूर रखने के लिए और जो भी तरीके हैं सभी इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप मच्छर से बच गए तो आप बीमारी से बच गए, क्योंकि तीनों की कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसका इलाज तो एक जिससे होता है वो मच्छर ही कैरी करता है, और मच्छर से बचाव इसका करना होता है। हाँ, अगर डेंगू का आपको लग रहा है, बॉडी में बुखार ज्यादा हो रहा है, आपको सर्दी बहुत लग रही है, और आपको एक दिन में लगता है कि इसका आराम नहीं आ रहा है, तो मेरे सलाह के उस टाइम आपके जो भी आपके नजदीकी क्वालिफाइड डॉक्टर है, अब उसके साथ मशवरा जरूर करना चाहिए ताकि वो इसको टाइम से कंट्रोल कर सके। और क्योंकि इसमें भी डॉक्टर ने भी इसके ज्यादा नहीं कुछ करना होता, उसने भी सिर्फ उसकी हाइड्रेशन का ख्याल रखना होता है। हाइड्रेशन का मतलब उसको उसमें बुखार चढ़ने से शरीर में पानी की कमी न मत हो जाए, क्योंकि जब बॉडी की टेम्परेचर राइज करती है, चढ़ती है, तो वेपोरेशन से आपके शरीर में से बहुत सारा पानी निकल जाता है, और वो बॉडी का सरफेस एरिया से आपके हिसाब से लीटरों के हिसाब से पानी निकल जाता है। उसको ठीक करने के लिए आपको सबसे बड़ी तरीका ये होता है कि आपको हाइड्रेशन अगर मुंह में से नहीं जाती तो फिर इंट्रावीनस हाइड्रेशन होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा इलाज तो वही है।
और जैसे कुछ लोग अपने आसपास जो मच्छर पनपने वाली चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, जैसे आसपास कोई गंदा नाला गुजर रहा है या पानी किसी वजह से खड़ा रहता है, तो हालांकि वो स्वास्थ्य विभाग का अपना एक काम है, वो करता है, लेकिन उसके बाद भी कई चीज़ें जो है वो नहीं कर पाते हैं, कोई लापरवाही हो जाती है। तो लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? अगर हमने स्वास्थ्य विभाग की तरफ ध्यान दिया, उसको सोचा कि ये हमारा इलाज करेगा या फिर ये इस समस्या का निदान करेगा, तब तक देर हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? जहाँ पानी भरता है, जहाँ पर इस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, हम पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ बदलती नहीं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? मच्छर काटने से उसमें हाँ। उसमें उसमें सबसे बड़ी तो आपको, जब आप देखें आपके घर के बाहर, आपके दायरे के बाहर, हुँ, जहाँ पे मेरा कोई दायरा नहीं है, लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ सामने पानी खड़ा है, हुँ, सामने मेरे को नाला गुजर रहा है, जब खुली कोई नाली कुछ चल रही है, हुँ, तो वहाँ के सेहत वालों को इमीडिएटली आपको नोटिफाई करना चाहिए, हुँ, लिखित रूप में करना चाहिए, हुँ, ताकि उसमें आप अपना बचाव नहीं करते हो, आप अपने इर्द गिर्द का बचाव भी कर रहे हैं। हुँ, जहाँ तक आपका आपका बचाव है, आपको अपने कमरे में आजकल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट होती हैं, जिसको उसको भगा देती है मॉस्किटो को, हुँ, पर वो भी पक्का इलाज है, टेम्परेरी इलाज है, हुँ, पक्का इलाज तो इसका सफाई ही है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा घातक किन पर ये बीमारियाँ हो सकती हैं? छोटे बच्चों की बात करें, देखिए स्वस्थ आदमी है, उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट है, तो उसमें खतरा कम रहता है, लेकिन अगर बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें या फिर गृहिणियाँ जो होती हैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, इनमें ये खतरनाक किस पर ज़्यादा हो सकते हैं? बच्चों पे ज़्यादा हो सकते हैं कि बूढ़ों पर या फिर महिलाओं पर? ये बच्चों और बूढ़ों पर ज़्यादा हो सकते हैं जी, क्योंकि उन दोनों के, बच्चों के और बूढ़ों की इम्यूनिटी हमेशा लो होती है, हुँ, इसलिए इनको स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये किसी को भी हो सकता है, हुँ, कोई एज ग्रुप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये इस उम्र के आदमी को ये बीमारी नहीं हो सकती, हुँ, किसी भी उम्र के आदमी को बीमारी हो सकती है। हुँ। इसके साथ-साथ जो डेंगू के इलाज के लिए कुछ लोग चलिए डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए हैं अनिरुद्ध फिरोजपुर से। अनिरुद्ध जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी अनिरुद्ध जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि अगर मान लो किसी पेशेंट को डेंगू या मलेरिया में से कुछ हुआ हो, तो उसे कोरोना पॉजिटिव भी हो, अगर वो मच्छर किसी और पेशेंट को जो पॉजिटिव नहीं है उसको बाइट कर लेता है, तो उसमें वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे वो पेशेंट में कोरोना के, या नहीं? नहीं, बिल्कुल ही होंगे, क्योंकि मॉस्किटो कोरोना के वायरस को कैरी नहीं करता। ओके। हाँ, चलिए। अगर वही मॉस्किटो जिसने मेरे को मलेरिया किया है और कोरोना भी है मेरे को, और आपको वो मच्छर काट दे, आपको मलेरिया ही होगा, कोरोना नहीं होगा। कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं आएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी। शुक्रिया अनिरुद्ध हमारे साथ बातचीत के लिए। बड़ा बेहतर और ऐसा सवाल था डॉक्टर साहब, ऐसे कुछ एक जो सवाल जो होते हैं वो कई लोगों के लिए जागरूकता का काम कर जाते हैं। अनिरुद्ध ने जो पूछा वो वाकई में उन लोगों के लिए एक हम मैसेज कह सकते हैं, संदेश कह सकते हैं या फिर एक जानकारी कह सकते हैं जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन वो लोग सवाल नहीं पूछना चाहते। दूसरा कोई सवाल पूछ ले तो उनको जवाब मिल जाता है। डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है, हुँ, क्योंकि इसकी तो दूसरा का तो किसी मच्छर से तल्लक ही कोई नहीं है। हुँ, हुँ, वो तो सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, हुँ, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और तरह की होती है, उसका मच्छर से कोई ताल्लुक नहीं होता। हुँ, और जो दूसरा होता है, हाँ, सिम्टम सभी वायरसेस के एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट। हुँ, इसीलिए बार बार लोगों को कहा जाता है, जो हमारे एसिम्प्टोमेटिक आजकल कोरोना के भी है, हुँ, उनको हो सकता है हुआ भी हो, 2 दिन बॉडी एक सोई हो और ठीक हो गया हो, हुँ, उसका कोरोना भी ठीक हो गया होगा। हुँ, लेकिन इसका भय अब इतना पड़ गया है कि आदमी, वो कहते हैं, दूध का सड़ा लस्सी लस्सी से भी फूंक मार रहा है। हुँ, हुँ। आजकल ये काम हो गया। लोगों में कहीं न कहीं डर बैठ गया है इस कोरोना से और उसकी वजह से वो हर बुखार को ऐसा समझ लेते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं है और ऐसे परिस्थितियों में जांच कराने जाते हैं तो कोरोना होता नहीं है, पहले अस्पताल में पहुंचेंगे तो वहाँ कोरोना पेशेंट के अगर संपर्क में आ गए तो हमें कोरोना हो सकता है, ऐसा ज़रूर होता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। हुँ, उसको कहीं कहीं किसी इतने ऐसे हॉस्पिटल में पहले हर को कोरोना नहीं समझना चाहिए, हुँ, सीधा वायरस बुखार समझना चाहिए, दूसरा वायरस बुखार होना चाहिए, कोई नॉन कोरोना वायरस बुखार होना चाहिए, हुँ, और उसको सिर्फ सिंपल पेन किलर और पानी पी के एक्स्ट्रा उससे ठीक हो जाना चाहिए। हुँ, पर लोग अनफॉर्चुनेटली आजकल डरे इतने हुए हैं कि उनके मन में भय इतना आ गया है कि वो समझता है कि मेरा कोरोना तो नहीं, और किसी बीमारी का नाम नहीं लेते। हुँ, हुँ, तो इसके लिए हमारे डॉक्टर संप्रदाय की एक बहुत बड़ी जरूरत, जिम्मेवारी बनती है हुँ,
तो जब भी कोई ऐसा पेशेंट आए तो उसको हमारे को बता देना चाहिए कि कोरोना पहली बात तो ये घातक इतना बीमारी नहीं है जितनी इसकी बदनामी होगी। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, रोहित हमारे साथ भोपाल से। रोहित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि मलेरिया के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? मतलब अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो फिर मतलब उसकी पहचान कैसे होगी? मतलब उस व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि उसे मलेरिया हो गया? मतलब शुरुआती लक्षण जी जानना चाहता हूँ। जिस दिन मच्छर ने आपको काट दिया ना, आप समझो हफ्ते और 10 दिन में आपको बुखार चढ़ेगा और बहुत तेज बुखार चढ़ेगा, 103 104 चढ़ेगा। आपको सर्दी ऐसे लगेगी जैसे आप बर्फ में बैठे होते हो, और सर्दी के साथ सिर दर्द हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, आपको वॉमिटिंग आ सकती है, जो कि दूसरे बुखारों में काम आती है। और इसमें ज्वाइंट्स की पेन बहुत कम होती है मलेरिया में, जो कि दूसरे वायरसेस वालों में चिकनगुनिया और डेंगू में होती है। इसमें मलेरिया में ज्वाइंट पेन बहुत कम होती है, कभी होती नहीं शायद। डॉक्टर साहब, एक और शुक्रिया रोहित अपना सवाल पूछने के लिए। जैसे मच्छर काटता है, मलेरिया का मच्छर काट लेता है हमें, तो क्या शरीर पर कोई निशान पड़ता है ऐसा जिससे पता कर सकें, या फिर उसका नहीं पता लगता? उसका कोई स्पेशल कोई ऐसी कोई पहचान छोड़ता हो अपने कि भाई मैं जो है तुम्हें डस चुका हूं, ऐसा कुछ लगता है कहीं किसी शरीर के हिस्से पर? ऐसा कुछ नहीं लगता। अगर होगा तो थोड़ी बहुत आपको शरीर के किसी हिस्से पे खारिश होगी। आपको कुछ भी काट दे, चाहे चींटी काट दे, चाहे मच्छर काट दे, आपको खारिश होनी शुरू हो जाती है वहाँ पे। पर तब तक वो अपनी उड़ारी मार चुका होता है, मच्छर काट के अपना काम करके चला जा सकता होता है। तो इसलिए इसका तो कोई नहीं है, ऐसी कोई सीसीटीवी नहीं बनी जो आपको मच्छर काट से को कैच कर ले और फिर बता दे कि ये काट गया आपको। उसके ऊपर जैसे अब बिच्छू काट लेता है या फिर सांप काट लेता है तो वो बड़े जहरीले होते हैं, वहां पर तो हमें नीला निशान मिल जाता है, लेकिन इनके काटने से ऐसा आभास नहीं होता। लेकिन बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि कुछ मच्छर काटते हैं तो उनपे हमारे हाथ के ऊपर या जिस भी हिस्से पर काटते हैं वहां पर स्वेलिंग ज्यादा आ जाती है बाकी दिनों के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है? वो थोड़ा सा लोकल एलर्जिक रिएक्शन हो जाता बॉडी में। अगर वहां पे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता ना, आप उसका एक छोटा सा ये सोच सकते हो कि ये मच्छर पॉसिबली चांसेस ये है कि मलेरिया का मच्छर नहीं है, ये कोई वायरस वाला मच्छर है। लेकिन वो उसका वायरस कितना है, कितना स्ट्रांग है, उसके साथ फिर आपकी बॉडी के साथ उसका फिर मुकाबला हो जाता है। अगर वायरस स्ट्रांग है, आपकी बॉडी कमजोर है, तो आपको सिम्टम भी आने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। अगर वायरस कमजोर है, बॉडी स्ट्रांग है, तो वैसे ही वो खारिश होकर खत्म हो जाएगी सारी बात, आप भूल भी जाएंगे उस दिनों के बाद। चलिए, एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर साहब संध्या जमशेदपुर से। जी संध्या जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल है कि जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो इस टाइम में अक्सर क्या होता है कि मेरी तबीयत जो है वो खराब हो जाती है, फीवर हो जाता है, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस टाइम में क्या करना चाहिए? इसके लिए जो आप कहते हैं ना, बारिश होती है और आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, हो सकता है आपको कि ये जो होता है इस सीजन में आपको उसकी एलर्जी हो, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। कई लोगों को ह्यूमिडिटी के साथ एलर्जी होती है। आप अपने डॉक्टर को दिखा के पहले एलर्जी का इलाज कराइए, और इन बातों पे मत सोचिए कि ये आपको इन बीमारी में से कोई बीमारी लगती है, क्योंकि अगर आपको हर साल लगती है इस साल से, तो आपका मोस्ट लाइकली कारण आपका ये है कि आपको उससे एलर्जी होती है और आपको उसका एलर्जी का इलाज करना चाहिए, कोई एंटी एलर्जिक नहीं। चलिए, शुक्रिया संध्या जी हमसे बातचीत के लिए, इस सवाल के लिए। अक्सर ऐसा होता है डॉक्टर साहब, एक जैसे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, खासकर हम डेंगू की मच्छर के काटने के बाद जो शरीर में प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, सेल जिनको बोलते हैं डाउन होते हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए हमने सुना है कि लोग बकरी का दूध पिए, गाय का दूध पिए। क्या ये चीज़ें सहायक होती हैं या इसके साथ साथ? नहीं, हाँ देखो एलोपैथी में तो इसके लिए अभी तक एक कंपनी ने, सरकारी कंपनी है दवाइयों वाली, उसने पपीते के छिलड़ का एक दवाई बनाई है। वो कहते हैं कि इससे सेल कम नहीं होते। लेकिन और जहाँ पे एलोपैथी है उसमें तो अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो प्लेटलेट ही देने पड़ते। उसके लिए और कोई ये बकरी का दूध, कोई कीवी खा लेता है, कोई कुछ और खा लेता है, उसके लिए कोई मेडिकल एविडेंस नहीं मैं कह सकता। मेडिकल एविडेंस सिर्फ एक कंपनी ने शुरू किया, वो पपीते के छिलड़ के साथ, छिलके के साथ उसकी उन्होंने दवाई बनाई, कैप्सूल बनाए पपीते के छिलके के साथ।
वो कहते हैं कि इसके साथ ठीक होते हैं, लेकिन वो एलोपैथिक मेडिसिन करके इसको सेल करते हैं। यानी जब डेंगू का सीजन आता है तो बहुत से लोग तो जो पशु पालक लोग हैं वो बकरी भी पाल लेते हैं। पालते हैं जी। हाँ। बकरी चढ़ के आप वो क्या कहते हैं, ये जो कैमल की होती है, हाँ। कैमल का दूध, शी कैमल का जो दूध होता है जी। लोग उसको भी ढूंढते हैं। बकरी का दूध मिलता नहीं, उस पर महंगा हो जाता है। पर इसका कोई मेडिकली प्रूव एविडेंस नहीं है जिसको मैं कह दूंगा कि हाँ भाई आप बारिश आ गई तो आप घर में एक बकरी रख लो तो आपका ठीक रहोगे। वो उसके बारे में ऐसी गवाही नहीं दे सकता। बिल्कुल, ये जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं या फिर आयुर्वेद के तरीके से जो लोग इलाज करते हैं वो अपने तरीके से इस तरह की बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, मलेरिया का जो बेसिक सिम्टम को लेकर बात की, बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरीके के जैसे आपने बताया, लेकिन इसके लिए दवा की बात करें, कौन सी ऐसी दवा लोग कभी कभी ऐसा होता है कि चलिए चंद्रशेखर आज़ाद है भटिंडा से कॉलर जोड़े, से बातचीत कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब से सर मेरा सवाल ये है कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं आमतौर पे, जैसे बरसात में मच्छर बहुत सारे बरसात होने के बाद दिखते ही हैं वैसे, तो डेंगू के मच्छर को किस तरीके से, मतलब उसकी क्या पहचान है या कुछ ऐसा, उसको कैसे पहचाना जाए? डेंगू का मच्छर भाई साहब सिर्फ दिन में काटता है, रात को नहीं काटता ये। दिन में अगर कोई मच्छर आपको लगा ना कहीं पे कोई गड़बड़ हो गया, खुरखोरी है, जहाँ किसी ने काटा हुआ है, तो वो समझे दिन में तो डेंगू का मच्छर ही होता है, ये रात को नहीं काटता। धन्यवाद। यानी ये इसका सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है। चंद्रशेखर आज़ाद को अपने सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, जैसे बात कर रहे थे मलेरिया, इसके लिए दवा की बात कर रहे हाँ, थे। दवाई की बात कर रहे थे। हाँ। ये एक स्टैंडिंग इसकी जो एडवाइजरी होती है ना, जो लोग नॉन मलेरिया कंट्री से मलेरिया वाले कंट्रीज में जाता है, जैसे हमारा इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, उनके लिए एक एडवाइस होती है कि हफ्ते में 1-2 गोली आप 500 मिलीग्राम की, 400 मिलीग्राम क्लोरोक्विन की खा लें। अगर आपको मलेरिया का मच्छर काट भी जाएगा आपको उससे प्रोटेक्शन रखेगा। लेकिन इसका ये सभी को लागू होती है। अगर जो कोई आदमी इतने ही एरिया में रह रहा है, को वो देखता है कि सरकार भी वहाँ सफाई का नहीं काम कर रही और मच्छर भी बहुत है, उसको हफ्ते में एक गोली क्लोरोक्विन की, 15 साल से बड़ी उम्र का हो बंदा, उसको एक गोली हफ्ते में क्लोरोक्विन की 1-2 महीने खा लेनी चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं होता। और इसी क्लोरोक्विन की लेकर जैसे बात हुई अभी कोरोना काल में, तो ये कहा गया कि ये इसमें भी बड़ी कारगर साबित हो रही है, लेकिन बाद में इसके असर को लेकर सामने आया कि रिसर्च में कि बहुत ज़्यादा ये इसमें कारगर नहीं है। तो क्या इसको लेकर लोगों में इस बात का जो भ्रम बना वो सही था, या फिर ये इलाज में सहायक है कि नहीं है, या फिर इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है? ये बिल्कुल सहायक है शमशेर जी। ये जितनी दवाई हैं ये वायरस को नहीं मारती, लेकिन जो वायरस की कॉम्प्लिकेशन होती है, वायरस की कॉम्प्लिकेशन जो होती है बॉडी में, कहीं फेफड़े में स्वेलिंग, कहीं और स्वेलिंग होती है, ये उनको कम करने में मदद करती है। आप अगर कहो तो HCQ की जगह आजकल जिन हॉस्पिटल्स में ये कोरोना के पेशेंट दाखिल हुए हैं, वहाँ पे वो एक इंजेक्शन लगाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में 40-40 हजार का, वो भी वही इंजेक्शन है जो HCQ का काम करती है। तो HCQ बिल्कुल आउट ऑफ डेट नहीं है, HCQ अभी भी रेस में है, अभी भी खड़ी है। इसको जो लोग इसमें हैं उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वन से नहीं। जी चलिए। डॉक्टर साहब, रेणु एक कॉलर अम्बाला से जुड़ी है। रेणु जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं लिम्फोमा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए। हाँ जी, मैं पूछ रही थी, मेरे जो हस्बैंड है उनको लिम्फोमा हुआ है। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। और इससे आगे बोलिए रेणु जी। हाँ जी, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। रेणु जी, अपना आ रही है, सवाल हमारे को तो आ रही है, आपकी आवाज़ हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ जी मैं कह रही मेरे हस्बैंड को जो है लिम्फोमा हुआ है, तो ये किस टाइप की बीमारी है, ये कैसे इसका इलाज है, ये किस टाइम तक इलाज चलता है, आप मुझे इसके बारे में जानकारी दोगे? ठीक है जी। लिम्फोमा कई किस्म का होता है, हॉजकिन होता है, नॉन हॉजकिन होता है। हॉजकिन की नॉन हॉजकिन है क्योंकि उसके अंदर उनको पसीना भी आता है, बुखार भी होता है, और नहीं पसीना बुखार तो होता है ना, उसकी आगे ठीक है, उसको आगे आइडेंटिफाई होना चाहिए ना किस किस्म का लिम्फोमा है, उसी तरह से उसकी कीमोथेरेपी होगी। और कुछ लिम्फोमे आजकल क्यूरेबल हैं,
ऐसी कोई बात नहीं, लिम्फोमा हो जाए तो क्यूरेबल नहीं है, कुछ लिम्फोमा आजकल क्यूरेबल है, लेकिन उसकी किस्म के मुताबिक के साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट से, वो आपको बताने में कामयाब होगा कि आपका किस किस्म का लिम्फोमा है और उसके कीमोथेरेपी से कितना ठीक होगा। हाँ जी, उसमें इनकी स्प्लीन भी बढ़ी थी, बहुत स्प्लीन बढ़ गई थी ज्यादा। क्या हो गया था? स्प्लीन। फिर से दोहराएंगे रेणु जी एक बार आप अपना सवाल? स्प्लीन जो तिल्ली होती है अंदर पेट में, तिल्ली बढ़ती है, सभी में बढ़ती है। हाँ जी, उसमें बढ़ गई थी सभी लिम्फोमा में बढ़ती है तिल्ली। अच्छा, जिगर भी बढ़ता है, तिल्ली भी बढ़ती है, और हाँ जी, गांठें भी बांध जाती है शरीर में, जिनको लिम्फ नोड कहते हैं। लेकिन इसका टाइप लबना मिलना जरूरी है, वो आपकी लिम्फ नोड की बायोप्सी से पता चलेगी, जहाँ से भी मिलेगी, जहाँ एस्पिरेशन से करके मिलेगी, उसकी बायोप्सी के बाद आपको उसकी कीमोथेरेपी और उस हिसाब से करेंगे, उसी का इलाज है। लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाती है, उस जगहों पे इसका स्टेम सेल से भी इलाज होता है, लेकिन वो आपको अच्छी जगह से कराना चाहिए और अफोर्डेबल जगह से कराना चाहिए। किसी प्राइवेट में उसका बहुत खर्चा आ जाएगा। चलिए, शुक्रिया रेणु जी हमसे बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब, एक चलते चलते एक मैसेज खासकर इन तमाम मच्छरों के काटने वाली बीमारियों को लेकर दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और साथ साथ में इलाज की बात करें तो जैसे आपने कहा कि इलाज किसी अफोर्डेबल जगह से कराएं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे दर्शकों को आप? देखो, मच्छर से घबराने की जरूरत नहीं, मच्छर से बचने की जरूरत है। मच्छर तो है, संसार में था, है और रहेगा, लेकिन हमारे को इसका बचाव रखना चाहिए। इसका लेकर ये मच्छर की ये खासियत है कि ये साफ जगह पे रह के खुश नहीं रहता, जहाँ पे सफाई ना हो और जहाँ पे अच्छी हवा ना लगती हो, ये वैसे कॉर्नर ढूंढता रहता है। अगर आपने घर में अपने आले दुआले में आप पूरी सफाई को ध्यान देंगे और पानी वगैरह जहाँ स्टैग्नेशन होती किसी तरह की, उससे बचा रखेंगे, तो मेरा ख्याल आपको कोई चिंता का विषय नहीं बनना चाहिए। और इलाज को लेकर जैसे लोगों को एक अंदर कहीं ना कहीं बीमारी को लेकर डर बैठ जाता है, तो फिर वो प्राइवेट अस्पताल में भागते हैं, मोटी रकम मोटी फीस अदा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इलाज तो वही होता है जो सरकारी में दिया जाता है। देखिए, इसमें बगैर डेंगू के अगर सेल कम ना हुए हुए तो आपको किसी दूसरे प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मलेरिया भी हुआ, आपके ब्लड की स्लाइड में मलेरिया आ गया है, तो आपको उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं। आप 3 दिन दवाई खाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जहाँ पे डेंगू है उसमें आपको सेल्स के ऊपर निगाह रखनी पड़ती है। सेल्स भी अगर कुछ लेवल पे कम हो, देखिए कुछ हमारे साथ वाली ऐसे अगर 1 लाख हो जाए, किसी का 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट नॉर्मल होता है जी। वो किसी का लाख भी हो जाए, कहते हैं वो सेल कम हो गए, पेशेंट की जान निकाल देते हैं। इसमें उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं होती। सेल कम से कम 20,000 तक भी चले जाएं, मैं इसको एक मेडिकली अथॉरिटी से कह रहा हूँ, तो इंसान का कोई नुकसान नहीं होता जी डॉक्टर साहब। और पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए। एक तो घबराना नहीं चाहिए, दूसरा मच्छरों से डरने की जरूरत नहीं है, उनको साफ करने की जरूरत है, सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो गुरिंदर एस गरेवाल हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर साहब, जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया कैसे फैलते हैं, इनके मच्छर किस तरह से कब हमें काटते हैं तब ये बीमारी हमें हो सकती है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि हमें घबराना नहीं है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, और जो प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं डेंगू में, उनमें भी अगर 20,000 तक भी आ जाते हैं तब भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, तब भी आप प्रॉपर तरीके से अपना इलाज पा सकते हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।